नमस्कार और इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी तो है, पर उसके पैमाने थोड़े अलग हैं। हाँ, मतलब फिजिकल दुनिया में तो हम हर चीज़ को नाप सकते हैं ना। जैसे बुखार के लिए थर्मोमीटर है और दूरी के लिए किलोमीटर वाले पत्थर। बिल्कुल। पर जब किसी इंसान की महानता या उसकी क्रिएटिविटी या उसके बलिदान को नापने की बात आती है तो वहाँ कोई इंच टेप काम नहीं आता। वही सबसे दिलचस्प सवाल है। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि मानव मन और उसकी अजीम संभावनाओं को नापना कितना मुश्किल है। और इसी को समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत है ना, द ग्लोबल कंपेंडियम ऑफ प्रेस्टिजियस ऑनर्स एंड अवार्ड्स। हाँ, ये 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण सम्मानों की एक बहुत ही डिटेल वाली सूची है। और हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ इन नामों को पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि मानव समाज आखिर उत्कृष्टता या एक्सीलेंस को मापता कैसे है। सही कहा, क्योंकि पुरस्कार जो होते हैं वो सिर्फ मेडल के मेडल या कांच की ट्रॉफी थोड़ी होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये समाज के मूल्यों का एक आईना होते हैं। वही ना। और हम इस चर्चा में बिना किसी भारी शब्दों के भारत के सर्वोच्च सम्मानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है शुरुआत भारत के नागरिक सम्मानों से करनी चाहिए। हाँ, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो नागरिक सम्मान है ना, इनका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह है। हाँ, एक बहुत बड़ा पिरामिड। जिसके बेस में यानी नींव में बहुत से बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिलता है। सही कहा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दायरा छोटा होता जाता है। बिल्कुल, पद्मश्री के बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण आते हैं और फिर एकदम चोटी पर भारत रत्न बैठा है, जो कि देश का सबसे बड़ा सम्मान है। और इस पिरामिड का ना एक अपना बहुत गहरा मतलब है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी को पद्मश्री मिलता है तो वो उसके क्षेत्र में उसके लंबे संघर्ष की पहचान होती है। मतलब वो कोई रातों रात मिली सफलता नहीं होती। हाँ, ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों को मिलता है ये। वही। लेकिन जब बात भारत रत्न तक पहुंचती है तो इसका मतलब है उस इंसान के काम ने पूरे देश की दिशा ही बदल दी है। मतलब वो सिर्फ एक क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं रहा। हाँ, वो पूरे देश के इतिहास का हिस्सा बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था इस स्रोत को पढ़ते हुए। क्या सवाल? समाज सेवा या साइंस के लिए तो ये पिरामिड समझ आता है, पर इसी लिस्ट में कल्चरल अवार्ड्स का एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम है। हाँ, अलग हायरार्की बनाई गई है। वही तो। साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ऊपर है और साहित्य अकेडमी भी है। सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च है और नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी हैं। बिल्कुल। ये सब अपनी अलग लाइन में चलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि समाज में एक लेखक या फिल्म मेकर का योगदान एक समाज सुधारक के बराबर कैसे हो सकता है, या इनकी तुलना करना ही गलत है? तुलना गलत नहीं है। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ में देखें ना तो ये एक देश के दो अलग अलग हिस्सों को पोषित करने जैसा है। दो अलग हिस्से मतलब नागरिक सम्मान उन लोगों के लिए हैं जो देश का शरीर और बुनियादी ढांचा बनाते हैं, जैसे कोई नई पॉलिसी बनाना या साइंस में खोज करना। हाँ, समझ रही हूँ। दूसरी तरफ ज्ञानपीठ या दादा साहेब फाल्के जैसे पुरस्कार हमारी सांस्कृतिक आत्मा को आकार देने वालों को मिलते हैं। आत्मा, अरे वाह, ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि एक अच्छी कविता या कोई झकझोर देने वाली फिल्म रातों रात कोई पुल थोड़ी बनाती है। नहीं, पुल तो नहीं बनाती। पर वो समाज की सोच जरूर बदल सकती है, किसी पुरानी बुराई पर चोट कर सकती है। हाँ, जब कोई लेखक शब्दों से समाज की किसी खाई को भरता है तो वो भी एक तरह का राष्ट्र निर्माण ही हुआ ना। बिल्कुल। देश के शरीर और आत्मा दोनों का विकास बहुत जरूरी है। और अगर निर्माण और पसीना बहाने की बात हो ही रही है तो चलिए खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खेल पुरस्कार एक पूरी मशीन के अलग अलग पुर्जों को पहचानने जैसे हैं। ये मशीन वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक है यहाँ पर। है ना? देखिए, शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुना पुरस्कार है और सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए राजीव गांधी खेल रत्न या जिसे अब खेल रत्न कहते हैं वो है। हाँ। पर इस लिस्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है जो कोच को मिलता है, और ध्यानचंद पुरस्कार भी जो है जीवन भर के योगदान के लिए होता है। वही।
तो मैं यहाँ पुशबैक करना चाहूंगी। मैदान पर पसीना एथलीट बहाता है, चोट उसे लगती है, प्रेशर वो झेलता है। बिल्कुल झेलता है। तो जब सारी लाइमलाइट एथलीट की है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ एक कॉन्सोलेशन प्राइज जैसा नहीं लगता? कोच को इतना बड़ा दर्जा क्यों? यहाँ एक बहुत ही रोचक पहलू ये है कि ये सोचना कि सारा काम सिर्फ खिलाड़ी का है, ये खेल की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि सफलता कभी अकेले थोड़ी आती है। जो एथलीट मैदान पर दौड़ रहा है जी वो तो सिर्फ एक रिजल्ट है, हाँ, सामने वही दिखता है। पर उस रिजल्ट के पीछे जो अदृश्य स्ट्रेटजी होती है, सामने वाले की कमजोरी पकड़ना या खिलाड़ी की लिमिट पुश करना। हाँ, कोच का दिमाग वहाँ चलता है। वही द्रोणाचार्य पुरस्कार उसी अदृश्य त्याग की पहचान है। खिलाड़ी का करियर 10-15 साल का होता है, पर कोच अपनी पूरी जिंदगी पर्दे के पीछे निकाल देता है नई पीढ़ी बनाने में। बाप रे, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ध्यानचंद पुरस्कार भी इसी बात को पुष्टि करता है कि खेल कोई 2 दिन का जुनून नहीं है। हाँ, ये एक आजीवन तपस्या है। और देखिए, समाज का इकोसिस्टम सिर्फ खेल से थोड़ी चलता है, और भी कई पहिए हैं। बिल्कुल, बहुत से क्षेत्र हैं। जैसे साइंस की तरक्की के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, हाँ, बहुत प्रतिष्ठित है ये। पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार, हाँ, और शांति के लिए इंदिरा गांधी और गांधी शांति पुरस्कार। ये सब समाज को बैलेंस करते हैं। और बच्चों और टीचर्स के लिए भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जैसी चीजें हैं। और कला के लिए कालिदास सम्मान। पता है, एक स्वस्थ समाज की यही निशानी होती है। फिजिकल ताकत अपनी जगह है, पर अगर साइंस और तर्क नहीं होगा ना, जो भटनागर पुरस्कार जिसके लिए है, हाँ, तो समाज बहुत जल्दी अंधविश्वास में गिर सकता है। और बिना सच बोलने की हिम्मत के, जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार सिखाता है। बिल्कुल बिना निष्पक्ष पत्रकारिता के तो सिस्टम खोखला हो जाता है। हाँ, और शांति पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि वायलेंस के साथ कोई तरक्की नहीं हो सकती। और बच्चों और टीचर्स को आगे रखना मतलब आने वाले कल को मजबूत करना। वही ना, हाँ, भविष्य निर्माण। हाँ, अब थोड़ा दुनिया की तरफ चलते हैं। हाँ। ये देखना बहुत मजेदार है कि ग्लोबल लेवल पर एक्सीलेंस को कैसे नापा जाता है। वहाँ तो नोबेल पुरस्कार सबसे ऊपर आता है ना। हाँ, नोबेल का नाम तो सबसे ऊपर है, पर जब बात एंटरटेनमेंट और कला की आती है तो एक अलग ही दुनिया दिखती है। बिल्कुल, ग्लैमर वाली दुनिया। फिल्मों के लिए ऑस्कर्स, ब्रिटिश सिनेमा के लिए बाफ्टा, संगीत के लिए ग्रैमी और गोल्डन ग्लोब। हाँ, मुझे लगता है ये पुरस्कार एक तरह से किसी फिल्म या गाने के लिए ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने, पासपोर्ट, क्योंकि ये ज्योग्राफिक लिमिट खत्म कर देते हैं। वही ना, जिस पर ऑस्कर का ठप्पा लग गया वो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है बिना किसी रुकावट के। पर यहाँ ना एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो ये ऑस्कर और बाफ्टा जैसे इंडस्ट्री वाले बड़े अवार्ड्स हैं, हाँ, और दूसरी तरफ कैन्स, बर्लिन और वेनिस जैसे फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स हैं। तो एक बात बताइए, क्या ऑस्कर सिर्फ ये मापता है कि क्या सबसे ज्यादा बिका? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब क्या ऑस्कर पॉपुलैरिटी देखता है और कैन्स या वेनिस असली आर्ट देखते हैं? इन दोनों के बीच की असल लाइन क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और दरअसल ये सिनेमा का सबसे पुराना डिबेट है। अच्छा, हाँ, देखिए, ऑस्कर या बाफ्टा ना फिल्म इंडस्ट्री ने खुद बनाए हैं। वो कमर्शियल सफलता, अच्छी टेक्निकल क्वालिटी और ऐसी कहानी को सेलिब्रेट करते हैं जो करोड़ों लोगों को पसंद आए। मतलब जिसमें अपील बहुत ब्रॉड हो। वही, पर जब कैन या बर्लिन की बात आती है तो वो सिनेमा को सिर्फ व्यापार नहीं मानते। तो वो क्या खोजते हैं? वो एक्सपेरिमेंट खोजते हैं। वो देखते हैं कि फिल्म बनाने के ग्रामर को किसने चैलेंज किया है। ओह, मतलब कोई फिल्म बहुत स्लो हो या टॉपिक अनकंफर्टेबल हो। हाँ, तो वो ऑस्कर में शायद हार जाए, पर वेनिस में उसे सबसे बड़ा सम्मान मिल सकता है क्योंकि उसने आर्ट को एक कदम आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही दिलचस्प अंतर है। और अगर विचारों की बात करें तो लिटरेचर और जर्नलिज्म में पुलित्जर और बुकर पुरस्कार आते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी है। हाँ, ये लोग ये तय करते हैं कि कौन सी कहानियों या रिपोर्ट्स मानव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होंगी। पुलित्जर और बुकर का जो
असल असर है ना, वो इसमें है कि वो वक्त के पार देख सकते हैं। वक्त के पार। हाँ, मतलब एक नॉर्मल खबर तो कल पुरानी हो जाएगी, हाँ। पर पुलित्जर जीतने वाली जर्नलिज्म उस सिस्टम की ऐसी कमियां बताती है जो बरसों से छुपी थी। हाँ, और बुकर वाली किताबें तो उस दौर की मानव चेतना का एक डॉक्यूमेंट बन जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, वापस नोबेल पर आते हैं। ग्लोबल मंच पर नोबेल का रुतबा तो बहुत बड़ा है, पर स्रोत में इसके आगे की लिस्ट देखी तो मैं थोड़ा हैरान थी। हैरान क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जहां नोबेल ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे मैथ के लिए फील्ड्स मेडल और एबल पुरस्कार। हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए ट्यूरिंग अवार्ड है। वही आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार और रिलीजन या अध्यात्म के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार। ये लिस्ट काफी लंबी है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारे पुरस्कार उन खाली जगहों को भर रहे हैं जो नोबेल ने छोड़ दी थी? आप ऐसा कह सकती हैं, पर यहाँ इतिहास समझना जरूरी है। नोबेल पुरस्कार 19वीं सेंचुरी के आखिरी में शुरू हुए थे। हाँ, तब तक तो बहुत से नई चीजें आई ही नहीं थी। वही अल्फ्रेड नोबेल ने वही फील्ड्स चुनी जो उनको उस वक्त ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी लगी। पर आज की दुनिया तो बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग है। आज हमारी पूरी लाइफ एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस पर चल रही है। हाँ। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। हाँ। फिर भी ट्यूरिंग अवार्ड या प्रिट्ज का पुरस्कार आम लोगों के बीच नोबेल जितने फेमस क्यों नहीं है? क्या समाज आज भी मैथ और कंप्यूटर को इतना महत्व नहीं देता? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है हिस्टोरिकल हेड स्टार्ट। मतलब नोबेल को एक सदी से ज़्यादा का वक्त मिला है अपनी वो पहचान और रुतबा बनाने के लिए। हाँ, वक्त का तो फर्क पड़ता है। पर सिर्फ वक्त की बात नहीं है। नोबेल उन चीज़ों के लिए मिलता है जिसका सीधा असर इंसान की ज़िंदगी पर दिखता है। जैसे किसी बीमारी की दवा मिल जाना। हाँ, जबकि ट्यूरिंग या फील्ड्स मेडल जिन थियरीज या मैथ्स को पुरस्कृत करते हैं, वो आम इंसान की समझ से ऊपर होती हैं। हाँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। पर प्रोफेशनल कम्युनिटी में इनका रुतबा नोबेल से थोड़ा सा भी कम नहीं है। एलन ट्यूरिंग के नाम पर बना सम्मान उस टेक्नोलॉजी को आकार दे रहा है जो हमारा कल तय करेगी। और प्रिट्जकर उस बात की पहचान है कि बिल्डिंग्स सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, वो इंसान के सोचने और जीने के तरीके को असर करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अच्छा, इसी ग्लोबल लिस्ट में रमोन मैग्सेसे पुरस्कार का भी जिक्र है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। हाँ, ये बहुत खास है। और इसके साथ राइट लाइवलीहुड अवार्ड, लैस्कर अवार्ड और वर्ल्ड फूड प्राइज भी हैं। हाँ। पर रमोन मैग्सेसे का होना मुझे थोड़ा वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एक विरोध जैसा लगता है। और ये विरोध ही है एक तरह का। सच में? हाँ, क्योंकि लंबे समय तक ग्लोबल पुरस्कारों पर वेस्टर्न कंट्रीज का ही कब्जा था। ऐसा लगता था जैसे सारे महान विचार सिर्फ यूरोप या अमेरिका से आ रहे हैं। वही, जैसे बाकी दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो रमोन मैग्सेसे पुरस्कार ने इस छोटी सोच को तोड़ा। इसने एशिया के उन जमीनी नायकों को ढूंढा जो बिना किसी चमक धमक के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे थे। और वैसे अगर हम लैस्कर अवार्ड या वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो ये तो इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरतों की बात करते हैं ना, हेल्थ और भूख। बिल्कुल। अगर कोई फसल की ऐसी नई किस्म आ जाए जो लाखों लोगों को भुखमरी से बचा ले, तो वो किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से कम थोड़ी है। हाँ, वही भूख और बेसिक ज़रूरतों की इन्हीं बातों से मैं वापस अपनी जड़ों यानी इंडिया की तरफ आती हूँ। लिस्ट के आखिरी हिस्से में भारत के कुछ बहुत ही अलग और विशिष्ट सम्मान है। जैसे शास्त्रीय परंपराओं के लिए तानसेन पुरस्कार, गायन के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार और कला के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार। और लिटरेचर में भी कई हैं। हाँ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की गहराई को सम्मानित करते हैं। ये इंश्योर्स करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की इस आंधी में कोई भी समाज अपनी असली पहचान और अपनी भाषा की मिठास न खो दे। पर इस पूरी लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे कौन से नाम थे? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार।
साथ ही खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और राष्ट्रीय गीता पुरस्कार भी हैं। हाँ, ये काफी जमीनी पुरस्कार हैं। वही तो, जब श्रम पुरस्कार या आपदा वाले पुरस्कार की बात आती है तो लगता है सोसाइटी अपना सच्चा आईना देख रही है। बिल्कुल। मतलब फैक्ट्री में पसीना बहाने वाला मजदूर या बाढ़ में लोगों को बचाने वाला कोई आम इंसान किसी फिल्म स्टार से कम हीरो थोड़ी है। हाँ। तो क्या ये पुरस्कार समाज को ये बताने की कोशिश है कि असली हीरो चमकते हुए महलों में नहीं बल्कि फैक्ट्री और आपदा के बीच मिलते हैं? देखिए, ये किसी भी समाज के मैच्योर होने का सबसे बड़ा सबूत है। मैच्योर होने का। हाँ, क्योंकि हमेशा ग्लैमर और कैमरा ही सबसे ज्यादा ध्यान खींच लेते हैं। ये तो है। पर देश तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चलाने वाले हाथ मजबूत ना हो। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार यही क्लियर मैसेज देता है कि इकोनॉमी अच्छे वाले ऑफिस से नहीं, खेत और फैक्ट्री के पसीने से चलती है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, वो उन लोगों के सेल्फलेस काम की पहचान है जो दूसरों को बचाने के लिए आग या मलबे में कूद जाते हैं। ये उन अदृश्य नायकों को सामने लाने का तरीका है जिन्हें इतिहास अक्सर भूल जाता है। ये सोचना कितना कंफर्टिंग है ना। पर इन 50 सम्मानों की इस लंबी लिस्ट को याद रखना और समझना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, इतनी सारी कैटेगरीज और नामों की वजह से थोड़ा ओवरलोड तो हो ही जाता है। वही। पर अच्छी बात यह है कि हमारी सॉस मटेरियल ने इसे याद रखने के लिए एक एग्जाम ट्रिक या चीट कोड दिया है। अरे वाह, एग्जाम ट्रिक! ये तो हमारे सुनने वालों के बहुत काम आएगी। हाँ, अगर हम मानवीय उपलब्धियों को कैटेगराइज करके देखें ना, तो हम इस पूरे लैंडस्केप को 4 मेन पिलर्स या स्तंभों में बांट सकते हैं। 4 स्तंभ? यस। कौन कौन से? पहला स्तंभ है भारत के नागरिक पुरस्कार, जिसमें भारत रत्न और सारे पद्म सम्मान आते हैं। अच्छा। दूसरा है खेल पुरस्कार, जिसमें खेल रत्न, अर्जुना और द्रोणाचार्य शामिल हैं। तीसरा स्तंभ है विश्व पुरस्कार, जहां नोबेल, ऑस्कर, बुकर और ग्रैमी आ गए। और चौथा साइंस पुरस्कार, जहां फील्ड्स मेडल और ट्यूरिंग अवार्ड है। ये तो सच में बहुत ही जबरदस्त मेंटल फ्रेमवर्क है। हाँ, जब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें एकदम लॉजिकल हो जाती हैं। हाँ, दिमाग में एक मैप जैसा बन जाता है, क्योंकि पहला स्तंभ सिविलियन और सोशल काम का है, जो समाज की नींव मजबूत करता है। दूसरा स्पोर्ट्स का है, जो डिसिप्लिन सिखाता है। और तीसरा क्रिएटिव और ग्लोबल इम्पैक्ट का, जो दुनिया को जोड़ता है। बिल्कुल। और चौथा प्योर इंटेलेक्चुअल और टेक प्रोग्रेस का, जो हमारा फ्यूचर बनाता है। ये 4 दिशाएं हैं जिनमें इंसान सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो लगता है अब इस लंबी और थॉट प्रोवोकिंग चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। हाँ, काफी लंबा सफर तय कर लिया हमने। सच में। हमने नागरिक सम्मानों के पिरामिड से शुरुआत की, खेल के मैदान में एथलीट और कोच के कनेक्शन को समझा, और ग्लोबल मंच पर ऑस्कर और कैन के फर्क को भी देखा। हाँ, और साथ ही उन मैथ और साइंस के अवार्ड्स की बात की जिनका इम्पोर्टेंस नोबेल से कम नहीं है। और अंत में उन रियल हीरोज की बात की जो आपदाओं में हमारी जान बचाते हैं। इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ यही है कि ये पुरस्कार कोई आखिरी मंजिल नहीं है इंसान की। हाँ, मतलब जर्नी खत्म नहीं होती यहाँ। बिल्कुल। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो वहीं नहीं रुकता, वो हमेशा नई लिमिट्स क्रॉस करना चाहता है। और ये 50 पुरस्कार उसी नेवर गिव अप एटीट्यूड का सबूत है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। पर इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी सवाल या सोच छोड़ना चाहती हूँ सबके लिए। वो क्या? आज हमने इन पुरस्कारों पर इतनी बात की ना, पर क्या सच में कोई पुरस्कार महानता को जन्म देता है? मतलब क्या किसी लेखक ने सिर्फ बुकर जीतने के बारे में सोचकर कोई महान किताब लिखी होगी? नहीं लगता तो नहीं। और सिर्फ एक आईना है जो हमें दिखाते हैं कि किसी जुनूनी इंसान ने बिना किसी लालच के ऑलरेडी क्या चमत्कार कर दिया है। बहुत गहरा विचार है ना? अगली बार जब आप किसी को कोई मेडल पहनते देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि महानता पुरस्कारों पर निर्भर है या पुरस्कार महानता पर।
इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप सबका हमारे साथ इस सफ़र पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।